ठीक। नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उन दर्शकों को, खासकर उन विद्यार्थियों को जिन्हें अपने करियर से जुड़े कुछ फैसले लेने हैं, उसके लिए उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें इस कार्यक्रम के ज़रिए एक सही मार्गदर्शन मिल पाए। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के विषय में। तो जिन विद्यार्थियों को बायोलॉजी में आगे करियर बनाना है और उनके मन में इससे जुड़े कुछ सवाल हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज की ये चर्चा लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि बायोलॉजी विषय की बात करें तो ये शब्द जितना छोटा या बोलने या सुनने में लगता है, उतना ही ये ब्रॉड सब्जेक्ट है और कई बार ऐसे में विद्यार्थियों को डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि आगे इसमें कैसे आगे करियर बनाएं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रांची वुमेंस कॉलेज से बायोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर हेम श्रीवास्तव, जिनसे हम बात करेंगे बायोलॉजी विषय पर और जानेंगे कि भविष्य में इसे लेकर के आगे फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैडम, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मैम, मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि जैसे जो विद्यार्थी 11th-12th में जो साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं या जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, उन्हें आप इस विषय के बारे में भविष्य के लिए किस तरीके से समझाएंगी? देखिए, जो बच्चे 11वीं और 12वीं में अब अगर बायोलॉजी लेकर हैं, इसका मतलब ये विषय के प्रति गंभीर हैं और करियर के बारे में कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं। तो इस बारे में उनको ये बताना होगा, हम सही समझते हैं कि वे इस विषय की पढ़ाई गंभीरता से करें और आगे चल कर के क्या क्या लाइन में वे आगे निकल सकते हैं, आगे क्या कुछ कर सकते हैं, वो बताना। जैसे कि मेडिकल साइंसेज है, बहुत सारे छात्र छात्राएं, बल्कि ज़्यादातर की रुझान तो मेडिकल साइंसेज के लिए होती है और उससे अलाइड सब्जेक्ट्स जैसे कि फार्मेसी वगैरह ये सब में रहती है, दवा के बारे में जो भी विज्ञान होता है वो। फिर उसके अलावा और भी इसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, शिक्षण, बहुत से शिक्षण में जा सकते हैं, या फिर कोई डिग्री लेकर के राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा लेकर के वे किसी कॉलेज या कहीं जाना चाहेंगे तो क्या क्या वे कर सकते हैं। ये जब भी हमारे पास कोई छात्र आता है या आती है तो हम उसको ये बताते हैं कि आप यहाँ तक आप जा सकते हैं और ये लाइन आपके लिए सही होगी, आपने 11वीं में 12वीं में ऐसा विषय लिया है तो। जी। मतलब एक लक्ष्य की आप उन्हें एक आइडिया देती है, लक्ष्य का आइडिया देते हैं कि आप क्या क्या कर गाइडेंस। सकते हैं। तो मैम, जैसे कि अगर जिन्होंने ये मतलब 11th-12th कर लिया है और अगर उन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपके हिसाब से उन्हें किस कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, किस कोर्स का चुनाव करना चाहिए? अगर 11th और 12th कर लिया है छात्र ने, तो फिर उसने पहले से सोच रखा होगा। फिर भी अगर कहीं दुविधा होती है तो हम ज़रूर बताते हैं कि आपके लिए कौन सा विषय सही है, इसमें कौन कौन से हिस्से हैं और कौन कौन सा आप ले सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टरी की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि नीट है जो मेडिकल साइंसेज में जाने का रास्ता है, ज़रिया है। उसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं। आपके अगर आपको वहाँ सफलता नहीं मिलती है तो आप कॉलेज स्तर पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके आगे वैज्ञानिक बनने का रास्ता खुला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे और पेशे हैं जिसमें कि इसकी ज़रूरत पड़ती है और आप स्वरोजगार के क्षेत्र में भी बायोलॉजी बहुत ही उपयोगी है, हम उनको ये बताते हैं। जी। तो मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी ऐसे सुनने में सिर्फ एक विषय लगता है, पर ये काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है जी। तो इसके अंतर्गत काफ़ी सारे कोर्सेज आते हैं, तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो उन्हें जानने की ज़रूरत है? जी, इसके अंदर बहुत सारे विषय हैं जो कि अनगिनत ही हम एक तरह से कहेंगे। जैसे कि हम टैक्सोनॉमी से शुरू करें कि कौन कौन से जीव जंतु हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, ये सारे के सारे बायोलॉजी में ही आते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे का बॉटनी हुआ, पेड़ पौधों से संबंधित विज्ञान, और पशुओं से संबंधित, जंतुओं से संबंधित हुआ जूलॉजी। तो ये दो तो आते ही आते हैं। उसके अलावा हाल फिलहाल में बहुत सारे और भी छोटे बड़े वर्ग जोड़े गए हैं, इसीलिए तो इसको बायोलॉजी कहते हैं, दोनों का विज्ञान। बायो मतलब कि आप इसमें वनस्पतियों का भी अध्ययन कर रहे हैं और
जंतुओं का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो वनस्पतियों में आता है, आप उसमें भी टैक्सोनॉमी, उसमें एल्गोलॉजी है, उसमें भी ये फंजाई की स्टडी आप करते हैं, उसमें भी टॉक्सिकोलॉजी है, उसमें भी बहुत और हिस्से हैं जी। उसी तरह से जंतुओं में जब आते हैं, मतलब जूलॉजी में आते हैं, तो इसमें बहुत सारे हिस्से हैं। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स भी एसोसिएटेड है, एक होता है बायोस्टैटिस्टिक्स जो कि जुड़ा हुआ है, जूलॉजी से जुड़ा हुआ, हाँ कोर्स है जी। उसके अलावा अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक साइंसेज, ये सीधे सीधे बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको आगे चल कर के उस लाइन में अगर आगे बढ़ना है तो आप बायोलॉजी ऑप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप तो किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री बहुत आगे तक ले जाता है। वो केमिकल साइंसेज जो कि बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, क्या रिएक्शन है, क्या केमिकल्स है बॉडी के अंदर बाहर, कैसा कैसा इंटरेक्शन है, वो आता है बायोकेमिस्ट्री में। फिर शरीर की क्रिया, तो क्रिया जो होती है, अंदर कौन कौन से काम चलते हैं, शरीर के इतने अंग हैं, इतने अवयव हैं, इतने टिश्यूज़ हैं, कैसे कैसे उनका फंक्शन हो रहा है, प्लांट्स हो या एनिमल, तो ये सारा का सारा आता है फिजियोलॉजी में, सारा कुछ उसमें आता है। फिर आता है फॉसिल स्टडीज़, तो फॉसिल स्टडीज़ भी इसी का हिस्सा है, इसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी। तो अब इसमें अब पहले, काफ़ी पहले, मिलियंस ऑफ ईयर या करोड़ों अरबों साल पहले क्या हालत थी, कौन कौन से जीव जंतु होते थे, धीरे धीरे ख़त्म हुए, और अभी कौन से हैं, भविष्य में कौन से होंगे, ये सब पैलेंटोलॉजी में होता है। इस तरह से बहुत से इसके हिस्से और हैं। इवोल्यूशन है, पर्यावरण विज्ञान आप जान ही रहे हैं, हाँ, उन तो पर्यावरण वो अपने आप में बहुत ही विस्तृत विज्ञान है जी, विस्तृत विज्ञान है। उसके अलावा फॉरेस्ट्री है, तो वन शास्त्र, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। और मतलब कहीं ना कहीं मैम जैसा आपने बताया, रिसर्च का बहुत रोल है इसमें जी, इन सारे कोर्सेज में। और जायज़ सी बात है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत ज़रूरी होता है, तो रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैम जैसे मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर जैसे आपने जिन कोर्सेज़ का नाम लिया, इन सभी कोर्सेज़ में ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं जो सभी कोर्सेज़ को एक दूसरे से मतलब अलग बनाती हैं? क्योंकि ऐसे तो बायोलॉजी के अंतर्गत ही सब आते हैं, तो कुछ ऐसे खास डिफरेंस होने चाहिए जो उन्हें पता होने चाहिए विद्यार्थियों को, कि जो सब अलग है तो आगे वो इस कोर्स के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो एक सही कोर्स को चुन सके। देखिए, सारे जो कोर्सेज के हिस्से होते हैं, जितने हमने अभी जिनके बारे में कहा, तो ये सारे के सारे अपने लक्ष्य के कारण और अपने तरीके के कारण एक दूसरे से अलग हैं। अब जैसे हम फॉसिल विज्ञान की बात कर रहे हैं, ये किसी भी मरे हुए जीव जंतु की जो भी बोन्स मिली, कुछ मिली, उसकी एज, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियाँ आई और किस जीवन का क्रम कैसे 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 समय के साथ बदला, हर युग में बदला, जैसे कि वो अलग विज्ञान हो गया। तो जिसको उधर रुचि है, जिसकी रुचि जीवाश्म यानी फॉसिल पढ़ने में है, या जिसको वो अच्छा लगेगा, तो वो उसको चुनना चाहेगा। वो बिल्कुल अलग है अगर हम अपराध विज्ञान की बात करें, या टॉक्सिकोलॉजी की बात करें, या माइक्रोबायोलॉजी की बात करें। माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें आप पढ़िएगा कि कितने छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि हमें दिखाई भी नहीं दिखते भी नहीं हैं, लेकिन वो अपना काम करते जाते हैं, अपना काम कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जो दिखते भी हैं, बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल अलग लक्ष्य होता है जी। तो मैं, जैसा कि आपने मैम बताया इन कोर्सेज़ के बारे में, तो काफ़ी कुछ जानकारी उन्हें मिल पाई होगी। तो मैं आगे चाहूँगी कि आप इनके बारे में बताएं कि इन कोर्सेज़ की अवधि, जैसे आपने बताया, इन कोर्सेज़ की अवधि क्या होती है इन सभी कोर्सेज़ की? जैसे सब कोर्सेज़ की मुझे लगता है अलग अलग अवधि होंगी ड्यूरेशन कंप्लीट करने के लिए। तो हर कोर्स आप कौन सा कोर्स चुन रहे हैं, इस हिसाब से अवधि होती है। जैसे MBA कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, MBBS कर रहे हैं, तो उसकी निश्चित अवधि है।
जी। ये हर मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्धारित रहता है जी। तो उसकी अवधि बिल्कुल अलग होती है। अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो उसकी अवधि 2 साल होगी, अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो उसकी अवधि 3 साल होगी जी। तो अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आप या फिर आप +2 वाला कोर्स कर रहे हैं तो ये इसकी अवधि भी होगी 2 साल। ये तो हर कोर्स के हिसाब से उसकी अवधि होती है। अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो 2 साल होगी जी। मतलब हर कोर्स की अवधि अलग होती है। और जैसे कि मैम आपने बताया तो एनपीए के बाद ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एनईपी के बाद इसमें ये चेंजेस कुछ आए हैं इन ड्यूरेशंस में कि पहले कुछ अलग थे और अभी कुछ अलग है? जी, एनईपी में उसका प्रायोगिक विवरण यानी कि उसकी उपयोगिता बढ़ाने के संदर्भ में सोचा गया है जी। क्योंकि कोर्स की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कि जीवन में प्रैक्टिकल हिसाब से, मतलब कि जीवन के हिसाब से उपयोगी नहीं होती हैं जी। जीवन के हिसाब उपयोग में नहीं आती हैं। बहुत कुछ ना वो कंपटीशन में ज़्यादा उपयोग में आएगा, ना वो हमारे दैनिक जीवन में या फिर सामाजिक जीवन में उसका उपयोग होगा, मतलब कि उसका कहीं बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाता। तो एनईपी का जब हम कोर्स देखते हैं ना, जब हम एनईपी की चर्चा करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि एनईपी में ये देखा गया कि जिसका उपयोग हो, जिसका हाँ जो आगे चल कर के काम आए उससे उसको लेकर के करियर बनाए, तो एनईपी में इसको जोड़ा गया। तो उसके हिसाब से चेंजेस आए हैं। इसीलिए ड्यूरेशन में भी चेंज आया। जैसे आप जंगल का मैनेजमेंट करना चाहते हैं जी, ये तो जो कि बहुत ज़रूरी है, हमारे वास्तविक जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। जी जी, हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जीव जंतुओं का है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट को करना है या तालाबों का मैनेजमेंट करना है, ये सब है, ये सब अभी जोड़े जा रहे हैं। उसके अलावा ये सब कोर्सेज जो कि पहले बहुत संक्षिप्त में थे, जो बहुत संक्षेप में थे कि ग्रेजुएशन लेवल में या फिर उससे थोड़ा ऊपर में हम रेशम कीट या लाह के कीट जी, या मधुमक्खी पालन जी, ये सब की भी प्रायोगिक और सैद्धांतिक जानकारी को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें इसको बढ़ाया जा रहा है कि इसको सैद्धांतिक रूप से और इसको प्रायोगिक रूप से बढ़ाया जाए। छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी जा रही है और इसके मामले में बहुत जगह विशेष पत्र जोड़ा गया है। एक अलग से पेपर जोड़ा गया है ताकि वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो चाहें तो अपना कारोबार भी शुरू कर सकें या उससे संबंधित कोई संस्था उन्हें नौकरी दे रही है तो उन्हें प्राप्त करने में या उनका काम करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी होगी। जी, तो मैम आमतौर पर जैसे आपने कोर्सेज की बात की, आमतौर पर इनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? कुछ फिक्स या होते हैं या सब जगह अलग अलग होते हैं, कुछ ऐसा? जैसे कि फ़ीस है तो फ़ीस तो संस्था पर निर्भर करती है। अगर आप MBBS ही कर रहे हैं या आप फार्मेकोलॉजी कर रहे हैं तो आप कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है। ये तो स्थान पर और संस्था पर निर्भर करता है और कहाँ से उसकी संबद्धता है उस पर निर्भर करता है। अगर आप झारखंड में ही देखें कि कुछ विश्वविद्यालय में फीस स्ट्रक्चर कुछ और है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं कुछ और आपको फीस यहाँ लगेगी, कुछ और वहाँ लगेगी। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो निश्चित रूप से फीस का स्ट्रक्चर अलग होगा, इसलिए इस बारे में बहुत निश्चित एक सेम क्राइटेरिया, समान मानदंड नहीं लगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है रैंक का भी बहुत बड़ा रोल है। रैंक से भी आपको स्कॉलरशिप के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। और जैसे कि मैम अगर अब जैसे कोर्सेज़ की बात हो ही रही है तो मैं आगे जानना चाहूँगी कि इसमें सिलेबस क्या होते हैं, इन सभी कोर्सेज़ के मेन सब्जेक्ट जो उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है विद्यार्थियों को। मतलब कि जैसे आपने कोर्सेज़ के बारे में हमें जानकारी दी, तो जैसे आपने जूलॉजी के बारे में बताया, उसके क्या सिलेबस होते हैं, उसके क्या अलग सिलेबस होते हैं। आपने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया, उनके अलग सिलेबस होंगे। और जैसे आपने MBBS अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए अलग सिलेबस होंगे सब। तो क्या क्या अलग क्या क्या सिलेबस होते हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि अब कोई छात्र माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा है जी, तो माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस हम स्टैटिस्टिक्स से बिल्कुल अलग होगा। जी,
वो हिस्टोलॉजी से बिल्कुल अलग होगा या कंपैरेटिव एनाटॉमी से बिल्कुल अलग होगा या बिहेवियरल साइंस से भी वो बिल्कुल अलग होगा। माइक्रोबायोलॉजी में आप माइक्रोब के बारे में जानेंगे, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे उनका फंक्शन है, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कैसे उनकी साइकिल चलती है और कौन कौन सी बीमारियां लाते हैं जी। तो आपको बिल्कुल आप पैरासाइटोलॉजी की ओर आप चले जाएंगे। फिर जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, उसके सब्जेक्ट्स अलग होंगे, उसके सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग, पैरासाइटोलॉजी की ओर ये चला जाता है। और आप अगर इन्वायरमेंटल साइंस आपने लिया है तो बिल्कुल अलग होगा, आपको जंगल के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप में पढ़ना होगा, फिर आपको मिट्टी के बारे में जी, फिर हवा के बारे में, हवा के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी कैसे कैसे साइकिल बनती है, कैसे कैसे उनका फंक्शन होता है, कैसे कैसे क्या होता है। फिर पानी के बारे में, पानी की क्वालिटी, उसकी गहराई और पानी का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, ये सब भी आपको उसमें पढ़ना होगा। तो एक कोर्स दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अगर आप हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हिस्टोलॉजी में आपको पढ़ना होगा कि टिश्यूज़ क्या है, सेल्स क्या है, कितने हैं, कैसे हैं, कितने तरीके के हैं, बॉडी के अंदर क्या क्या और कहाँ कहाँ है, उनका क्या क्या फंक्शन है, वो कैसे 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 करते हैं। अब पैरासाइटोलॉजी का पैरासाइटोलॉजी है तो आप पैरासाइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे, सारे पैरासाइट्स को जानेंगे, उसका क्या क्या असर है जी। तो सभी बहुत काम के विषय हैं, लेकिन सबका क्षेत्र अलग अलग है। तो मैम जैसे ये तो सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो गई, अगर जैसे 12th के बाद आपके हिसाब से किसी को आप सजेस्ट करती हैं तो सबसे बेस्ट कोर्स क्या हो सकता है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर हो स्टूडेंट्स के लिए, जो आगे तक? देखिए ऐसे तो कोई भी अगर बायोलॉजी लेकर के 12 कर रहा है तो ज़्यादातर लोगों का सपना होता है मेडिकल साइंसेज में जाना जी। हाँ, तो उसको तो हम सोच ही लें कि उसने मेडिकल साइंस के बारे में सोचा होगा। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी और फील्ड्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा स्कोप रखते हैं और कुछ लोगों का सपना होता भी है कि वो उसमें जाएं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी उसमें है कि आप छोटे से जीन में कैसे साइंटिफिक तरीके से एंजाइमेटिक फेर बदल करके बिल्कुल नए नए ढंग के आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जी। आप जीन में बदलाव कर सकते हैं, तो उससे बिल्कुल नए ढंग के नई क्वालिटी के मेडिसिन्स या प्रोडक्ट्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मेगा मोलिक्यूल्स, या फिर आप उन जीन्स का इस्तेमाल करते हुए नई प्रजाति के अनाज, फूल, पेड़, पौधे, प्राणी सबको निर्माण कर सकते हैं। नए नए कैरेक्टर्स में और गुणों में जो आजकल जो बदलाव देखा जा रहा है, इसमें ये गुण डाल दिया, इस पौधे के फूल के रंग बदल दिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हुआ, ये इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा प्रायोगिक जीवन में जैसे कि रेशम कीट का, हाँ, तो ये सब का जो कि हमारे करियर के प्रायोगिक इसमें आता है, वोकेशनलाइजेशन में आता है, उसका बहुत उपयोग है जी। तो मैम जैसा आपने ये बताया, मुझे लगता है कि अगर क्योंकि मेडिकल, अगर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग मेडिकल साइंस से ही रिलेट करते हैं ज़्यादातर, जिन्हें पता नहीं होता कि आगे और भी ऑप्शंस हैं। तो उसके अलावा आपने शायद मुझे लगता है ये बताया कि इसके अलावा और क्या कोर्सेज़ में हैं जिसमें वो लोग अपना रास्ता देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैम मैं चाहूँगी कि आप उन दर्शकों को बताएं कि जैसे अगर वो चुनाव करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स का, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मतलब दिमाग में रखकर इन सब्जेक्ट्स का, इन कोर्सेज़ का चुनाव करना चाहिए या वो करते हैं 12th के बाद? देखिए, सब्जेक्ट्स का चुनाव जब करते हैं तो फिर दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला कि वे इजी किस में है, वे सहज किस में है, और दूसरा कि उनका करियर और उनके मतलब कि आगे चल कर के जो भी उनका जीवन होगा उसको वो आर्थिक रूप से भी समर्थ बना सके जी। तो दोनों चीज़ें, एक तो पसंद
और दूसरे उसका अर्थतंत्र उसके पीछे छुपा, दोनों ही होना चाहिए। तो इसके लिए आप जैसे कि मेडिकल साइंसेज के अतिरिक्त हमने कहा कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे कोर्सेज, हाँ ये सब है, फिर बहुत सारी जॉब्स की बहुत संभावना है जी। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में है जी। हाँ दोनों में है। तो उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें पसंद क्या है और हमें संबल भी किससे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो उसको चुन लेते हैं। जैसे कि किसी को अब एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन करना है, कर सकते हैं, तो उसको वो पहले से दिमाग में रख लें। हमें उनको ये बताते हैं पहले से दिमाग में रख लो कि तुम्हें मधुमक्खी पालन करना, तुम्हारे पास अगर ज़मीन है या तुम व्यवस्था कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, या तो तुम इससे संबंधित संस्थान में तुम्हें काम भी मिल सकता है, वैज्ञानिक भी बन सकते हो जी। तो मैम जैसे कि आप इसके बारे में बात कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसे थोड़ा और विस्तार से बताएं कि अगर जैसे इसमें इसके अलावा अगर कोई करते हैं, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपने जैसे बात की, तो बायोलॉजी में और इस विषय में आगे बढ़ने से और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। अगर हम बायोलॉजी को ले करके हम आगे बढ़ते हैं और मुख्य जो कि बहुत प्रचलित रास्ते नहीं हैं, जैसे कि मेडिकल, जिसके लिए कठिन परीक्षा एक नीट है, उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर किसी भी आपको जैसा मनोनुकूल जगह स्थान नहीं मिलता है, तब भी बहुत सारे रास्ते और भी हैं जो कि आप अपना कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे संस्थान झारखंड में भी हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर शिक्षा देते हैं। आप वहाँ से शिक्षा लेकर, या फिर भारत में सारे यूनिवर्सिटीज़ में, सारे कॉलेजेस में बायोलॉजी की पढ़ाई तो होती ही होती है, वहाँ से आप पढ़ करके, और हर जगह उसकी वैकेंसी आती है, हर जगह वैकेंसी निकलती रहती है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, या फिर बहुत सारी संस्थाएं जैसे सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे कि फिशरीज़ है, इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। और देखते हैं कि जो भी बच्चे मेहनत करते हैं उनको कहीं ना कहीं स्थान इसमें मिल ही जाता है जी। इसके अलावा वन पर्यावरण विभाग से भी वैकेंसी आती रहती है, सलाहकार पदों की वैकेंसी निकलती रहती है और लोग आवेदन देते हैं और बहुतों का चयन भी होता है। तो संभावनाएं बनी हैं, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है और इसमें आपको कई रास्ते खुलते हैं जी। तो मैम जैसे कि करियर अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो टीचिंग लाइन में आप किसी मतलब विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? अगर वो टीचिंग लाइन में इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए ये कितना सही डिसीजन रहेगा? टीचिंग लाइन में तो बायोलॉजी बहुत ही पॉपुलर विषय है, बहुत ही पसंदीदा विषय है। अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो दो तरीके से बन सकता है, या तो स्कूल स्तर पर या फिर उससे ऊपर के स्तर पर, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, आप बन सकता। तो अगर स्कूल स्तर पर बायोलॉजी पढ़ करके शिक्षक बनना है तो फिर उसके बाद आप जैसे एक सर्वमान्य ये डिग्री है बीएड, या उससे ऊपर की भी है, तो उन डिग्रियों को लेकर के स्कूल में बायोलॉजी का शिक्षक बनना कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर आपने अच्छे से बायोलॉजी की पढ़ाई की है और बीएड भी कर लिया है तो स्कूल को आप अपना टारगेट बना सकते हैं, अपना लक्ष्य रख सकते हैं और किसी भी स्कूल में आप एंट्री पा सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की पढ़ाई सब में होती है। मतलब स्पेसिफिक कोर्स करने के बाद बीएड करना ज़रूरी है, अगर उन्हें टीचिंग लाइन में जाना है तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कॉलेज में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप बायोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप नेट या नेट के इक्विवेलेंट बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, हाँ, राज्य स्तरीय परीक्षाएं भी होती हैं, नेट सेट, आप उनको करके आप कॉलेज स्तरीय शिक्षा में आप अपना योगदान दे सकते हैं। कॉलेजों में प्रशिक्षित या नेट या सेट क्वालिफाइड टीचर्स की जगह रहती है। उसके अलावा और भी रास्ते हैं, जैसे आप रिसर्च करके पीएचडी करके आप कॉलेज में एंट्री पा सकते हैं और व्याख्याता बन सकते हैं जी।
तो मैम, जैसे आपके अकॉर्डिंग झारखंड में कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं इन सभी कोर्सेज़ को करने के लिए? देखिए, झारखंड में तो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं ना झारखंड में, सभी में बायोलॉजी की पढ़ाई तो होती ही होती है। बायोलॉजी की पढ़ाई तो कराते हैं, तो इसलिए और सभी की प्रयोगशाला भी अच्छी है। प्रयोगशाला स्तर पर भी झारखंड की पढ़ाई काफ़ी समर्थ है जी। तो यहाँ पर हर कॉलेज में देखिए कि ये जैसे ये बायोलॉजी के जितने हिस्से हम लोगों ने डिस्कस किए ना, सभी होते हैं, संक्षेप में होते हैं। और अब समय आया है कि अब NEP के माध्यम से कुछ उसमें उसका कुछ रिफाइनमेंट भी किया गया है ना, कुछ सुधार भी किया गया है। तो ये सभी कॉलेजों और सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होता है, अच्छी पढ़ाई होती है। ये कहना मुश्किल है कि कौन सा संस्थान ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है। सभी के सभी, यहाँ तक कि सभी कॉलेज भी अच्छी पढ़ाई देते हैं। जी। तो मैम, मैं चाहूँगी कि आप उन विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगी जो जैसे किसी ने 11th-12th किया है, जो साइंस से करते हैं, उनके लिए तो वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं कि मुझे बायोलॉजी में आगे बढ़ना है, करियर बनाना है। मगर जिन्होंने आर्ट्स या कॉमर्स लेकर के 11th-12th किया है और वो आगे बायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, इस विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगी? उनके लिए ये आगे बढ़ना इस विषय में कितना सही डिसीजन होगा, और अगर ये सही फैसला है तो उन्हें आप किस कोर्स का चुनाव करने की सलाह देंगी? जी, ये तो एक मेरे समझ से कि जिसने जो पढ़ाई की है जी, उसने उस विषय में कुछ क्षमता हासिल कर ली है जी, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि जो पढ़ाई की है उसी को लेकर के आगे बढ़ें। और नहीं, और अगर विषयांतर करना चाहते हैं, विषय में बदलाव करना चाहते हैं, तब बायोलॉजी के कुछ मूलभूत टॉपिक्स को ही छुआ जा सकता है फिर, क्योंकि बायोलॉजी एक साइंस रिलेटेड विषय है और जिसमें प्रयोगशाला का भी काम है, बिल्कुल, जिसमें टेक्निकल काम भी है। जी, आपको फिजिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, और इसमें आपको मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत है। तो एक साइंटिफिक स्किल चाहिए होता है। तो इसलिए अगर कॉमर्स आपने किया है तो फिर बायोलॉजी थोड़ा कठिन है, फिर भी आप सामान्य जानकारी तो ले ही सकते हैं। जी। तो मतलब कहीं ना कहीं रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं, समय की कमी हो चुकी है मैम, समय आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है ये कार्यक्रम। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी।